Assalamu alaikum guys, labbaik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussain Rizvi Medical Service. Today's lecture is about the whole book preparatory session of Biochemistry MBBS second year. Let us begin. अच्छा, ये तो आपको मालूम ही होगा कि बायोकेमिस्ट्री की जो MBBS सेकेंड ईयर की है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पाए जाते हैं। वैसे भी प्रॉफ करीब है तो एक ऐसी वीडियो हमने सोचा बनाए जिसमें हम काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस करें और उनके जो क्वेश्चंस हैं ताकि बच्चों को आसानी हो इसको समझने में। अच्छा, सबसे पहली चीज़ देखें बायोकेमिस्ट्री में ना कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए और साथ में न्यूक्लियोटाइड्स, इनकी मेटाबॉलिज्म और ये किस तरीके से बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये किस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड हैं और जो एंजाइम्स इनकी मेटाबॉलिज्म करा रहे हैं उसमें अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर कौन कौन सी डिजीज होती हैं। ये है टोटल आपका बायोकेमिस्ट्री एमबीबीएस सेकेंड ईयर का। अच्छा, अभी हम सबसे पहले ना कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज, एक डायट्री ग्लूकोज आ गया जो वैसे भी हम खाते पीते रहते हैं। अच्छा, एक आ गया ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, एक आ गया ग्लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म और एक आ गया फ्रुक्टोज का। ये चार सोर्सेज हो गए कार्बोहाइड्रेट के। अब ग्लाइकोजन का पूरा एक चैप्टर मौजूद है, फ्रुक्टोज ग्लैक्टोज का जो है वो एक अलहदा से पूरा एक चैप्टर मौजूद है। हम पहले ग्लाइकोजन से बात करते हैं। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, लेकिन मैं पहले उसकी सिंथेसिस से बात करूंगा। सिंपल याद रखें कि ग्लाइकोजन के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और उसके ऊपर एक प्राइमर की ज़रूरत है। अब जो प्लेटफॉर्म होएगा उसका नाम है ग्लाइकोजेनिन टायरोजाइन, उसके साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ और उसके साथ ग्लूकोज लगा हुआ। ये रहा आपका प्लेटफॉर्म GOTGNN, ग्लाइकोजेनिन टायरोजाइन ऑक्सीजन और साथ में ग्लूकोज। ये रहा आपका प्राइमर। अब ये साथ साथ जुड़ता रहेगा, ग्लाइकोजन सिंथेसिस की प्रेजेंस में वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड चेन्स बनाएगा और हियर यू कम्स द ग्लाइकोजन। अच्छा, अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं कि ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन, क्योंकि मेन टॉपिक उसका वही है और वहाँ पर ही हमें डिजीजेस मिलेंगी। आप ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन के हवाले से ना, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये देखें ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स बने ग्लाइकोजन के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको कुछ बॉन्ड्स दिखाता हूँ ताकि कुछ चीज़ें क्लियर करा सकूँ, कुछ इंजाइम्स बता सकूँ। सबसे पहला बॉन्ड आप देखें अल्फा, ये जो 1,6 बॉन्ड बन रहा है, इसके साथ ये मैंने बनाया 1,4 बॉन्ड, एक और मैंने बनाया 1,4 बॉन्ड। अगर आपने 1,6 बॉन्ड को तोड़ना है, इसके लिए आपको जो एंजाइम चाहिए दैट इज द डी ब्रांचिंग एंजाइम 1:6 ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी वाला। समझ आ गई? इसके साथ साथ अगर आपने ये 1,4 वाला बॉन्ड तोड़ना है, अगर फॉस्फेट के साथ तोड़ना है तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अगर यही 1,4 बॉन्ड दूसरी साइड में अगर आपने इसको पानी के साथ तोड़ना है तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडेज एक्टिविटीज वाला लाइसोसोमल वाला इस्तेमाल होगा। यानी कि आपने ये बात तीनों याद रखनी है कि अगर आपने 1,6 को तोड़ना है तो उसके लिए आपका डी ब्रांचिंग एंजाइम है। अगर आपने 1,4 को तोड़ना है, लेकिन भाई किसके साथ तोड़ना है, पानी के साथ तोड़ना है, ये मैं इसलिए सादा अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं उनको फिर समझाने में भी डिफिकल्टी होती है। तो पानी के साथ अगर तोड़ना है तो उसके लिए फिर अल्फा 1,4 लाइसोसोमल ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी वाला इस्तेमाल होगा, और अगर आपने इसको फॉस्फेट के साथ तोड़ना है तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज प्रेजेंट। अच्छा, इसके साथ साथ अब ये देखें, ये 4 से 4 एक डी ब्रांचिंग एंजाइम लेके जा रहा है, इसका नाम होता है डी ब्रांचिंग एंजाइम 4:4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी। असल में होता है ये, आप इस तरह समझे ना, एक सेंट्रल चेन है 20 ग्लूकोज मोलिक्यूल्स की। तकरीबन दरमियान से ना, जहाँ पे 10वां होएगा ना ग्लूकोज मोलिक्यूल, वहां से एक चेन निकल रही है 12 ग्लूकोज मोलिक्यूल्स की। अब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज उस 12 वाले ग्लूकोज मोलिक्यूल्स को तोड़ता है जब सिर्फ 4 बच जाते हैं ना उस ब्रांच चेन में से, ये डी ब्रांच एंजाइम क्या करता है, इस 4 वाले को उठा के सेंट्रल चेन के साथ जोड़ देता होता है। यहाँ पे भी ये वही काम कर रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने ग्लूकोज के 1 पे जाके फॉस्फेट लगाया था ना, इसको इसने ग्लूकोज फिर 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है फॉस्फोग्लूकोमिटेज। यही फिर आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की प्रेजेंस में आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ एक बहुत अहम डिजीज वॉन्जेट की भी आएगी, वो आखिर में डिस्कस करेंगे। अब हम फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज ऑब्वियसली फ्रुक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। जिस तरह ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए आपने दो चीज़ें याद रखी, एक प्लेटफॉर्म ग्लाइकोजेनिन टायरोजाइन ऑक्सीजन ग्लूकोज, ये प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर जो प्राइमर था यूडीपी ग्लूकोज। फ्रुक्टोज के अंदर आपने बात याद रखनी है जो मेन बात है। अब ये देखें, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट जो है ना, दो चीज़ों में कन्वर्ट होने वाला है। यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट होने वाला, ग्लाइसल्डिहाइड और DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज बी।
ये है आपका मेन एंजाइम। इसकी एब्सेंस यहाँ पर बहुत बड़ी जो है ना वो डिजीज काज करेगी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस वाली। अच्छा, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ग्लिसरॉल या डीएचए भी कन्वर्ट हो सकता है। ये किसकी प्रेजेंस में? ट्रायोस काइनेज एटीपी इस्तेमाल करके पहले G3 भी बनता है, उसके बाद ट्रायोस पी आइसोमेरेज के साथ जो है वो डीएचए में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लिसरॉल आके ग्लिसरॉल पी बनाएगा जो कि ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल के लिए जो है वो प्राइमर बनते हैं। ये डीएचए सिंपल आगे जाके ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। देखें ना, वो ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा आप लेकर आए ना फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से, तो ग्लूकोज की तरफ जाएगा ये सारा। इट विल कॉज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लैक्टोज की तरफ आ जाएं। ग्लैक्टोज जो है वो भी इसी तरीके से ग्लैक्टोकाइनेज की वजह से ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे ग्लाइकोजन में जो आपने यूडीपी ग्लूकोज इस्तेमाल किया था, इसके साथ अगर मैं इसको एक्सचेंज करना चाहूँ तो सिंपल, यूडीपी आप ग्लैक्टोज को दे दें, 1 फॉस्फेट आप ग्लूकोज को दे दें। अंडर द प्रेजेंस ऑफ ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिड्राइल ट्रांसफेरेज, ये देखें ये बन गया। अब ये जो ग्लैक्टोज यूडीपी है ना, इसने आगे जाके ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स भी बनाने हैं, लैक्टोज भी बनाने हैं और ग्लूकोज यूडीपी बना देना है। यहाँ पर हमारा जो है वो सोर्सेस और अल्हम्दुलिल्लाह मालिकों के वसीले से 2 चैप्टर्स कवर हुए। और इतनी सी तो बात ही ऐसी, आप लोग परेशान हुए। अच्छा, यहाँ पर अब देखते हैं कि अब ये डिजीजेस आने लग गई हैं। अच्छा, ये देखो ग्लैक्टोकाइनेज अगर नहीं होगा तो ग्लैक्टोसाइडेज जो है वो हमारे पास डेफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर काज की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्लासिक लैक्टोसीमिया हो गया, यहाँ पे एसेंशियल फ्रुक्टोसूरिया हो गया, ये हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। इसके ना अभी आखिर में हम सवालात भी हल करेंगे। सिंपल यही होता है कि ज़ाहिर सी बात है, जिसके अंदर इनको बर्दाश्त करने की सकत नहीं है, इंजाइम नहीं है जो कि इनको आगे तोड़ के सोर्सेस प्रोवाइड करें, तो ग्लूकोज का लेवल क्या होना है? डाउन ही होना है। और इन चीज़ों ने एक्यूमुलेट हो के स्प्लीन में एक्यूमुलेट हो जाना है, लिवर में एक्यूमुलेट हो जाना है, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली यानी कि इनको बढ़ा देना है। ये काजेज होंगे इनके, और कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। सिंपल सी बात याद रखें, जब कोई चीज़ एक्यूमुलेट होगी तो उसने फिर तबाही मचानी है। अच्छा, इसी तरीके से अब ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज वाला मैकार्डल सिंड्रोम, इसी तरीके से पॉम्स डिजीज और ये वोन जेरकी डिजीज, ये इनके रिस्पेक्टिव, ये जो वोन जेरकी वाली है ना, ये याद रखिएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डिफिशियंसी की वजह से होती है। और इन सारों की आखिर में हमने डिस्कशन की हुई है। सिंपल यही बात याद रखें ना, जब ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होएगा तो ग्लूकोज नहीं मिलेगा, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो कार्डियक मसल वीक होएगी, हमारा पूरा जिस्म जो है वो वीक होने लग जाएगा। किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस ही नहीं होएगी तो हम कहाँ से फिर एटीपी वगैरह हासिल करेंगे? तो सिंपल बात याद रखें, मसल वीकनेस। इन सारों को आखिर में डिस्कस करेंगे हम। सिंपल बात ये आप सबने याद रखनी है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हमारे पास जो चीज़ नज़र आएगी, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स अगर मिल जाते हैं प्रोटीन्स के साथ तो ये बनाते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट अमाउंट लार्ज होती है, प्रोटीन स्मॉल होती है। ये कंट्रास्ट है ग्लाइकोप्रोटीन में, जिसमें प्रोटीन लार्ज होती है और कार्बोहाइड्रेट स्मॉल होता है। अब ये क्लासिफिकेशन इनकी देखें, ये आपने वैसे एमसीक्यूज मुश्किल या चांस याद हैं, लेकिन फिर भी आप इसको किसी एहतियात से याद रखिएगा कि मिसाल के तौर पर हिपेरिन सल्फेट जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ग्लैक्टोसामाइन और ग्लूकोनिक एसिड। परेशान ना होएं, इसको बस एक दफ़ा देख लें। अभी हम एक बहुत अहम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। हियर यू गो। हाइड्रोनिक एसिड, ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोनिक एसिड, एनासिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोनिक। अच्छा, ये सारा मैंने ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकन आपके सामने खोल के रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको ना सल्फेट वगैरह लगा दूं, इसको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मुकम्मल कर दूं। अब मैं सबसे पहले ये सल्फेट वाला बॉन्ड तोड़ रहा हूँ। कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोजनेट सल्फेटेज। अच्छा, अब मैं हाइड्रोनिक एसिड को तोड़ रहा हूँ, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजनेज। अच्छा, अब मैं अगले सल्फेट को तोड़ रहा हूँ, हेपेरिन सल्फेटेज। अच्छा, अब क्या कर रहा हूँ, ये ग्लूकोसामाइन बच गया है ना, इसके अंदर मैं ना एन एसिटाइल डाल के ना ग्लूकोसामाइन एन एसिटाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में ना इसको ना सिंपली एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन में बदल दूंगा। अब ग्लूकोसामाइन वाली कहानी पीछे सारी खत्म, हाइड्रोनिक एसिड खत्म, ये एन एसिटाइल से अब आगे ग्लूक्रोनिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूक्रोनिक एसिड, ये कहानी चलाएं, ये कहानी चल गई। अब इसको तोड़ना है मैंने, इसके लिए एनेसिटाइल देखें, जो आपका स्ट्रक्चर है उसी के मुताबिक आपका एंजाइम है, दैट्स इट। अच्छा, अब मैंने ग्लूक्रोनिक एसिड वाले को तोड़ना है, ये बीटा ग्लूक्रोनिडेज। अच्छा, अब मैंने इस सल्फेट बॉन्ड को तोड़ना है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेटेज। अच्छा, अब बीमारियों की तरफ आ जाए, बस इतनी सी बात थी। ये आपने एक स्ट्रक्चर आपके सामने, आपने पहले सल्फेट को तोड़ना है, फिर उसके बाद आपने मेन ब्रांच में आ जाना है, फिर आपने दोबारा सल्फेट को तोड़ना है, फिर आपने एसिटाइल ऐड करना है, उसके बाद आपने ग्लूक्रोनिक एसिड को तोड़ना है, फिर आपने सल्फेट तोड़ना है, उनके रिस्पेक्टिव उनके नामों के मुताबिक। ये आप सिर्फ लाइन याद कर लेना, हाइड्रोनिक एसिड, इसको आइसोनो के नाम से याद रखें। हाइड्रोनिक एसिड मतलब
ग्लूकोसामाइन का एस याद रखें IS, ग्लूक्रोनिक एसिड का यू याद रखें ISU, उसके बाद एन एसिटाइल वाले का एन याद रखें ISUN, और आखिर में दोबारा यू ISUNU। इस तरह याद रखें इनके नाम। और इस तरीके से ये सारी जो है वो सिंपली आपको पता है, पहले सल्फेट टूटेगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, फिर सल्फेट टूटेगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर इसके बाद जाके अच्छा अब इनकी ज़रा बीमारियों की भी बात कर लें। सिंपली ये जो सल्फेट बॉन्ड तोड़ा था, यहाँ पे हमारा एक आ गया हंटर सिंड्रोम। अगर आइडिनोनेट सल्फेटेस नहीं होगा तो दैट विल बी कॉल्ड हंटर सिंड्रोम। इसकी कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, इसमें कॉर्नियल क्लाउडिंग नहीं होती। असल में ना अभी मैं इसके अंदर ना जितने भी अभी मैं ये बीमारियाँ डिस्कस करूँगा ना, आया वो हर्लर है, वो हंटर है, वो सैनफिलिप्पो है, टाइप्स हैं उसकी, ये SLY है, इन सारों में ना बच्चों की जो फेशियल एडजस्टमेंट है ना वो कोर्स, यानी कि उनकी जो नॉर्मल से ना अलग होती है, शॉर्ट स्टेचर होता है उनका। सिर्फ कॉर्नियल क्लाउडिंग हंटर वाले में नहीं पाई जाती, बाकियों में पाई जाती है। इसी तरीके से जो सैनफिलिप्पो है उसको देख लें, SLY बच्चे की शक्ल जो है ना, चेहरा उसका जो है वो चीज़ों को टिक नहीं कर पाता, और वो उसका चेहरा यानी कि कोर्स यानी कि नॉर्मल से अलग होता है, और उसके बिहेवियर सब कुछ। मेंटल रिटार्डेशन लाजमी पाई जाती है। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स। तो ये आपका जो एक और तीसरा चैप्टर का हाफ क्लियर हो गया, क्योंकि अब हम ग्लाइकोप्रोटीन्स की तरफ जाने वाले हैं। Here we comes the ग्लाइकोप्रोटीन, जिनका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अच्छा ये देखो, ये मैं ना एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा हूँ। ये आपको पता है ये क्या आ रहे हैं, राइबोसोम्स आ रहे हैं, और अभी इनके अंदर mRNA आ गया। अब ये क्या बनाएंगे, ओबियसली पॉलीपेप्टाइड ही बनाएंगे ना। अच्छा ये डेल्चोल है जिसके साथ ओलिगोसेक्राइड ब्रांच्ड ये लगा हुआ है। मैंने क्या किया, डेल्चोल से ओलिगोसेक्राइड ब्रांच को निकाल के पेप्टाइड के साथ जोड़ दिया, और ये आपका आ गया। ठीक है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, डेल्चोल को छोड़ दिया, इसमें थोड़ा सा मैनोज एडिशन हो गई। अच्छा अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं भेजता हूँ गोल्जी वाली साइड पे। गोल्जी के पास भेजा तो कुछ देखें आप, मजीद मैनोज ऐड हो गए, साथ में मैनोज के ऊपर फॉस्फेट भी एडिशन होगी। अच्छा ये आगे जाके ट्रांसपोर्ट वेसिकल, फिर आगे जाके लाइसोसोम में चला गया। अब यहाँ पर the enzyme that will be deficient for causing the phosphorylation of the mannose, अगर वो नहीं होएगा तो आइसल डिजीज है। अब ये देखें इसकी भी सारी की सारी जो सूरत हाल है ना वो वैसी ही होती है जैसे सैनफिलिप्पो SLY वगैरह की होती है। आगे बस सवालात आने वाले हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तकरीबन ये सारी डिजीज़ इस तरह ही होती हैं, लेकिन जब आपको ये सवाल आएगा तो साथ में ये आएगा कि भाई मैनोस को फॉस्फोराइलेट नहीं कर पा रहा था, या गोल्जी फॉल्ट था, इस तरह का सवाल लाजमी आएगा। अच्छा आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया एंजाइम डेफिशिएंसीज इन ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन डिग्रेडेशन। अच्छा ये वही हैं जो भी मैंने पीछे नहीं बताई थी, SLY, ये सारी की सारी देख लें। इनके बारे में ना कुछ मैंने वो भी लिखे हैं, मिसाल के तौर पे ये जो हंटर होती है ये X लिंक होती है, सैनफिलिप्पो वाले में नर्वस डिसऑर्डर होता है, ये SLY वाले में ये हिपेटोसिप्लिनोमेगैली, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हर्लर वाले में, ये असल में हर्लर वाला सारा होता है, लेकिन ये असल में ये मैंने वो बातें लिखी हैं जो सारों की शनाख्त के लिए काफ़ी हैं। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछ लेना कि मुझे बताओ हर्लर सिंड्रोम, तो आप कह दें X लिंक, फिजिकल डिफॉर्मिटी, मेंटल रिटार्डेशन, दैट विल बी इनफ। इसी तरीके से कोई पूछ ले सैनफिलिप्पो नर्वस डिसऑर्डर, हर्लर सिंड्रोम, कोर्स फेशियल एडजस्टमेंट, ये सारों की, इसमें अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन, ये आप याद रखना। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस कभी आ जाते होते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको, बस इस समझना लाजमी है। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी, A patient presented his child with his report being showing hepatosplenomegaly, mental retardation, corneal clouding। देख लेंगे सारी की सारी वही हैं। अब आप बताएं इसका क्या जवाब होना चाहिए। देखें ना, हिपेटोसिप्लिनोमेगैली भी हो रही है, अभी मैंने पीछे बताया हिपेटोसिप्लिनोमेगैली किस में होती है, और कॉर्नियल क्लाउडिंग भी हो रही है। यानी कि इतना तो कन्फर्म है ना कि ये वही डिजीज़ है जो हम पीछे SLY सैनफिलिप्पो वाली पढ़ कर आए हैं। अब इसका जवाब देख लें, SLY सिंड्रोम, और साथ में उसने एंजाइम भी लिख दिया, बीटा ग्लूकुरोनिडेज एंजाइम डिफिशिएंसी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, A patient presented this child with sport which showing psychomotor impairment, coarse facial adjustment, restricted joint movement, physical deformity। आखिरी चीज देखें, the enzyme that phosphorylates the mannose was missing। बस बात खत्म, ये तो आइसल डिजीज ना हुई, मैंने पहले ही आपको बताया था इसके बारे में। अच्छा चलें आगे चलते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हैं, ये भी वही पॉम्स डिजीज़, वो की वो जो नहीं शुरू में मैंने आपको बताई मैकॉर्डल, वो जब हम ग्लाइकोजन को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, डिग्रेड कर रहे थे, उस वक्त जो आ रही थी। इसी तरीके से वो मैंने कहा था फ्रुक्टोज वाली, इंटॉलरेंस वाली, वो भी ये देख लें, लिवर को भी इफेक्ट कर रहा है, किडनी को भी इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आकर ये चीज़ देखें, ये लिवर, इंटेस्टाइन्स, किडनी, सारों को, ये मैकॉर्डल सिंड्रोम हो गया, ये पॉम्स डिजीज़ हो गई,
ये वोंजर की डिजीज़ होगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज वाली होगी, ये वाली डिजीज़। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम ये आखिरी जो है वो ग्लैक्टोज आइसल डिजीज़। आइसल डिजीज़ ये देखें, ये जो बच्चे की शक्ल आप देख रहे हैं ना, ये वाली सैन फिलिप्पो में भी पाई जाती है, ये वाली एसल वाई में भी पाई जाती है, हर्लर में, हंटर में, आइसल में। बस ये मैंने जो छोटी मोटी बातें बताई ना, ये याद रखिएगा, ये लाजमी है इन चीज़ों के लिए। अगर ये आप ना ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में देखें, तकरीबन मसल का ही सारा इशू और होता है, क्योंकि वीकनेस हो जाती है। आखिरी ये देखें ग्लैक्टोज वाला, क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया मैंने आपको बताई थी। कैटरैक्ट याद रखें, इसमें मेन चीज़ जो है ना वो कैटरैक्ट, बाकी भी सारी की सारी ठीक है, कैटरैक्ट भी आपने मेन याद रखनी है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, वाह अल्हम्दुलिल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सब अब हम बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स, उनकी डिग्रेडेशन के बारे से। ये क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरी बात याद रखिएगा, इस स्लाइड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ये कुछ चीज़ा चीज़ें नहीं पाई जाती, जैसे ये एसिटाइल, एसिटेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सुसिनाइल, फ्यूमेरेट, इनको अमाइनो एसिड किस तरह डिग्रेड होकर ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। उनके कुछ एक फार्मूला हैं, वो मैं बता दूंगा कि ये अमाइनो एसिड अल्फा कीटोग्लूटारेट देंगे, ये अमाइनो एसिड सुसिनाइल देंगे, ये अमाइनो एसिड एसिटाइल देंगे। ठीक हो गया, एंड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आ गया, इसको मैं आपा जी के नाम से याद रखता हूँ। ये तकरीबन बन नहीं गया, आर्जिनाइन ए, पी प्रोलाइन, हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन, आपा जी। अच्छा जी, इन्होंने क्या दिया जी? इन्होंने दिया ग्लूटामेट, ग्लूटामेट आगे जाके अल्फा कीटोग्लूटारेट, दैट्स द एंड। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। अभी देखना आगे हम इनकी जब डिजीज डिस्कस करेंगे ना, मजीद आसानी होगी। अच्छा, इसको मैं याद रखता हूँ LTL से, लाइजाइन, ट्रिप्टोफान, लिजाइन। अब ये देखें ना, ये सारे के सारे ये क्या देंगे? ये सारे के सारे एसिटाइल सी देंगे। अच्छा, पायरुवेट भी एक होता है ना जो एसिटाइल में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट की क्या है? इसको मैं याद रखता हूँ TCA, पहले S लगा दो, आखिर में G लगा दो। अच्छा, एलानिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, लेकिन ग्लाइसिन पहले सिराइन में कन्वर्ट होता है और सिराइन आगे से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक हो गया, ये इतनी सी बात याद रखनी है आपने, इतनी क्या बड़ी। अच्छा, ये अस्पार्जिनाइन जो है ना, अस्पार्टेट में कन्वर्ट होकर ना ये सिंपली ऑक्सैलोसिटेट दे देता है। अच्छा, ये जो भी मैं बताने वाला हूँ ना, ये मैं PTHM के नाम से याद रखता हूँ, ये कहानी थोड़ी लंबी है। फिनाइल एनानिन पहले टायरोजिन में कन्वर्ट होएगा, टायरोजिन आगे जाके फिर हमारे पास होमोजेंटिसेट में कन्वर्ट होएगा, ये फिर आगे जाके मिलाइल एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट होएगा। देखें ना, PTHM, ठीक है, ये आखिर में आगे जो है ना वो फिमराइल एसिटोएसिटेट आ जाएगा, वो फिमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, इस वाले का नाम क्या था? आपा जी वाला। ये वाला जो है वो LTL, ये TCA पहले आखिर में G, ये PTHM आखिर में F, और आगे देखें क्या आ गया, ये वाला तो वोमिट के नाम से याद रख लेता हूँ मैं। अच्छा, वैलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन। ये मेथियोनिन को देखें, ये पहले होमोसिस्टीन दे रहा है, ये आगे जाके हमारे पास सिस्टाथियोन दे रहा है, ये आगे जाके हमारे पास प्रोपेनाइल। प्रोपोनाइल मेन कंपाउंड है, थ्रियोनाइन BC में कन्वर्ट होएगा, आइसोल्यूसिन BC में कन्वर्ट होएगा, वैलिन BC में कन्वर्ट होएगा। हाँ, ये आगे जाके अभी देखिएगा थ्रियोनिन भी इसमें कन्वर्ट होगा। आइसोल्यूसिन ने ये दो ना ब्रांच अल्फा कीटो एसिड्स दिए, ठीक है, अल्फा कीटो आइसोवैलेट और अल्फा कीटो बीटा मिथाइल वैलेट, ये दोनों के दोनों जाके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? देखें, प्रोपेनाइल में। अभी प्रोपेनाइल किस में कन्वर्ट हो रहा है? मिथाइल मेलोनाइल में। अब ये सोसिनाइल में कन्वर्ट हो रहा है। हिस्टिडीन में, अगर ये अभी मैंने एक एरो लगाया है, हिस्टिडीन वाली साइड पे देखें, इस वाली साइड पे ये एरो, ये लाइन सी आई है, अगर यहाँ पर हिस्टिडीन इसमें कन्वर्ट ना हो सके तो इट विल बी द हिस्टिडिनोरिया। हिस्टिडिबूरिया लिखा है, यहाँ पे हिस्टिडिनोरिया आता है। अच्छा, इसको यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। आगे हमारे पास आ गया ये लाइजीन, जो है अगर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो मार्बल सीरप यूरिन डिजीज़। इसमें ना यूरिन का जो ऑर्डर है वो मार्बल टाइप सीरप टाइप होता है। अच्छा, इसी तरीके से आगे जो है ये देखें, अगर फिनाइल एलानिन जो है वो नहीं कन्वर्ट हो पा रही तो फिनाइल केटोनूरिया। इसी तरीके से अगर ये होमोजेंटिसेट वाला अगर नहीं हो रहा, ट्राइज यहाँ पे एल्केप्टोनूरिया, यानी कि ह्यूमोजेंटिसेट अगर मेलाइल एसिटेट में ना कन्वर्ट हो पा रहा हो तो अल्केप्टोनूरिया। इन सारों की ना डिजीज़ की मैंने मेन सिम्टम्स इस सेशन के आखिर में रखे हुए हैं, ताकि दो दो अल्फाज आपको याद हों जिसके ज़रिए आसानी हो। अभी ये देखें, फिमराइल एसिटोसिटेट को फिमरेट में कन्वर्ट करने के लिए ट्राइजोनीमिया टाइप 1, इसी तरीके से मिथाइल मेलोनाइल CO जब सुसिनाइल में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसकी अपनी डिफिशियंसी की वजह से। यहाँ पर हमारा आखिरी इन दोनों अल्फ़ा कीटो
बी मिथाइल वेलरेट या अल्फा कीटो आइसोवेलरेट, इन दोनों की अगर डिफिशियंसी हो जाती है, आगे नहीं जा पाते, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मार्पल सीरप डिजीज़। अब इन सारों के डिजीज़ को मैंने डिस्कस नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने आखिर में जाके ना इन सारों के दो दो सिम्टम्स क्लिनिकल्स लिखे हुए हैं, जिसके ज़रिए आपको आसानी होगी इनको जांचने में। अब जिस तरह अभी आगे जाएंगे ना, तो आप देखिएगा जैसे फिनाइल कीटोनुरिया में CNS इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। इसी तरीके से कोई यहाँ पर हमारा एल्बिनिज़म नहीं मैंने शो कराया, एल्बिनिज़म जो है अगर वो देखें ना, तो उसमें स्किन कैंसर आ जाता है, यानी कि सीधा सीधा बातें रखी हुई। अच्छा, यहाँ पर होमोसिस्टिनूरिया आ गया। होमोसिस्टीन अगर हमारे पास एक्टिवेट होने लग जाए, सिस्टाथायोन होने लग जाए, तो सिस्टाथाइनोरूरिया। आप इतना याद रखें, जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिवेट होने लग जाए तो यूरिया। मिसाल के तौर पर फिनाइल एलानिन एक्टिवेट होने लगे, फिनाइल कीटोनुरिया। होमोसिस्टीन होने लग गया, होमोसिस्टिनूरिया। ये सारी की सारी अब अमाइनो एसिड ने डिग्रेडेशन करके ये चीज़ें बनाई, और इधर की हमारी डिजीज़ आ गई। ये हमारा हो गया एक दूसरा चैप्टर कवर, अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन वाला। अब न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, इसमें परेशान नहीं होना। अच्छा, चलिए यहाँ डिस्कस करते हैं, इसकी सेंसेस पहले डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोटाइड पायरेन्स होती हैं और पैरामिडिन्स होती हैं ना, ये PRPP मैंने लिखा है, फोस्फोराइबोजाइल पायरोफोस्फेट। अब देखें इन सारों ने ना, शुरुआत से आप शुरू, अभी मैंने कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म डिस्कस नहीं की, क्योंकि वो आप बचपन से पढ़ के ही आ रहे हैं। वही ग्लाइकोलाइसिस, वही ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, और वही आखिर में जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सारे एसिटाइल CoA दे रहे हैं, ये किसी ना किसी तरीके से बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा, जिस तरह फ्रुक्टोज है वो इस तरह पार्टिसिपेट कर रहा है कि वो ग्लूकोज दे रहा है, तो ग्लूकोज आगे जाके ग्लाइकोलाइसिस करके फिर आगे जाके ATP दे रहा है। यानी कि ये हर जो डिग्रेडेशन है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में अहम किरदार अदा कर रही है। अब इसमें देखते हैं फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट, ये आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोराइबोजाइल अमाइन के अंदर। ये आगे जाके जो है वो मजीद कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोराइबोजाइल ग्लाइसिनामाइड के अंदर। अब ये आगे जाके फॉस्फोराइबोजाइल एन फॉर्मल। अब देखें, जहाँ पे आपने पीछे देखा था ना फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट, ये कन्वर्ट हुआ अमाइन के अंदर, ठीक है, यानी आपको अमाइडो ट्रांसफेज एक्टिविटी हुई है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने एक ग्लाइसिन ऐड किया, तो फॉस्फोराइबोजाइल ग्लाइसिनामाइड, ये सिंथेसेज एक्टिविटी हुई है। यहाँ पे हमने फॉर्माइल वाली चीज़ ऐड किया, तो फॉर्माइल ट्रांसफेज ऐड हुआ है। अच्छा, अब ये फॉस्फोराइबोजाइल एन फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइडीन। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और ग्लाइसिन ऐड कर दिया, तो सिंथेसेज। मैं एंजाइम्स के नाम बता रहा हूँ, वो आखिर में मैं बताता हूँ आपको। अब ये आगे जाके मजीद कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोराइबोजाइल अमाइनोडाइजोल, ठीक है। आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कार्बोक्सिलेशन हो रही है, फॉस्फोराइबोजाइल अमाइनोडाइजाइल कार्बोक्सिलेट। ये आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोराइबोजाइल सुसिनो कार्बोक्सामाइड अमाइनोडाइजोल। ये आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फोराइबोजाइल कार्बोक्सामाइड इमिडाजोल। अच्छा, ये आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है मजीद आगे जाके। अच्छा, ये हमारे पास जो पहले वाला जो आया ना, ये मैं यहाँ पर मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आ रहा है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर फॉस्फोराइबोजाइल फेमराइल फॉर्मामिडो इमिडाजोल, ये हमारे पास आखिर में मेन कंपाउंड, और उसके बाद ये आइनोसिन मोनोफॉस्फेट हमारे पास बन जाता है। अच्छा, अब ये आगे जाके हमारे पास जो है वो AMP भी बनाएगा, और यही आगे जाके हमारे पास मुख्तलिफ एंजाइम्स की प्रेजेंस में GMP भी बनाएगा, IMP डिहाइड्रोजिनेज, ठीक हो गया। और इसी तरीके से अभी हम डिस्कस करते हैं इसको IMP को, जो कि आगे जाके आइनोसाइन, ये आगे जाके फिर हमारे पास हाइपोजेंथाइन, ये आगे जाके जेंथाइन, ये आगे जाके यूरिक एसिड। अब ये AMP जो है ना डिनोसाइन की प्रेजेंस में डिनोसाइन बन के ये यानी कि उस साइकिल में किसी न किसी तरीके से AMP और GMP दोनों अपने आप को तोड़ तोड़ के ना पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आप देख लें। अच्छा, ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो आपने ये जो IMPD या ASS देख लिया, इसका नाम हो गया IMP, वही IMP ये वाला हो गया, और साथ में डिहाइड्रोजिनेज आ गया। और ये जो हो गया एडिनोसिनाइल सिंथेसिस, ASS, ये सॉरी नज़र नहीं आ पाया। अच्छा, अब देखें किस तरीके से IMP, AMP, GMP सारे के सारे जो है वो यूरिक एसिड में कॉपरेट कर रहे हैं अपनी डिग्रेडेशन करके। क्या इसमें आपने पढ़ा, ज़रा थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट था, उसके अंदर एडिशन होती रही है, उसके अंदर कभी फॉर्माइल ऐड हो रहा है, कभी उसके अंदर ग्लाइसिन ऐड हो रहा है, कभी उसके अंदर कार्बोक्सिलेशन हो रही है, कभी उसके अंदर दोबारा फॉर्माइल ऐड हो रहा है, और आखिर में जाके फिर उसको जब IMP बनता है, ये IMP में सिंथेसिस मुकम्मल हो गई,
अब हम इसकी डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। ये पूरा स्टेप आपका, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पूरे चैप्टर को इस तरीके से लाइनअप किया है कि भाई यहाँ सेंसिटिव डिग्रेडेशन बच्चों के लिए आसान ही हो। अब आप आगे देखें कि किस तरीके से ये जो पहला मैंने एरो डाला ना, ये मैं दोबारा डाल दूँ, ये जो एरो डाला है यहाँ पे अब क्या हो रहा था, अब अगले में मैंने कहा था फॉस्फोराइबोज़ाइलामाइन, तो ज़ाहिर बात है कोई माइटोट्रांसफरेज एक्टिविटी है। इससे अगले में आप देखें ये सेंथिसेस, ग्लाइसिन ऐड किया था, कोई चीज़ ऐड करेंगे तो सेंथिसेस। अच्छा, क्योंकि यहाँ फॉर्माइल ऐड किया था, फॉर्माइल ट्रांसफरेज इसका नाम होएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, दोबारा ग्लाइसिन ऐड किया था तो सेंथिसेस। यहाँ पे हमने क्या किया जी, दोबारा सेंथिसेस, ठीक हो गया, मजीद ग्रुप ऐड किए थे। अच्छा, यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हमने कर दी थी, यहाँ पर जाके हम देखें दोबारा सिंथेसिस, यहाँ पर जाकर देखें तो हमारे पास एडिनोसिनाइल लाइज आ गया, यानी कि वो सुसिनाइड वाली जो चीज़ थी उसको हमने तोड़ना भी है। अच्छा, फिर उसके बाद फॉर्माइल ट्रांसफरेज आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास साइक्लोहाइड्रोलेज, CH स्टैंड्स फॉर साइक्लोहाइड्रोलेज, जो कि आखिरी वाले को जिसका नाम है, मैंने आपको पहले भी जो एंजाइम था उसका तो मैंने बता दिया था, लेकिन ये था फॉस्फोराइबोजाइल फॉर्मेमिडो इमिडाजोल। ये आपके पास साइक्लो जो हमारे पास हाइड्रोलेज है, ये IMP में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये देखें जितने भी ये IMP हैं, AMP हैं, GMP हैं ना, इनको 5 रेशियो न्यूक्लियोसिडेज एक्टिविटी के जरिए इनको तोड़ा जा सकता है। ये देखें सारों के अंदर मैंने ये वाज़ेह कर दिया। ठीक हो गया। मुझे बताएं कि इसमें डिफिकल्टी थी, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट एक हमारा प्राइमर है, उधर से मैं चीज़ें ऐड करता रहूँ। अगर ऐड कर रहा था तो सेंटिसेज एक्टिविटी थी, कभी फॉर्माइल ऐड कर रहा था तो उसके अंदर हमारे पास फॉर्माइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेशन कर रहा था तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी थी। आखिर में जाके चलो साइक्लोहाइड्रोक्सिलेज आ गया। आखिर में जाके जब IMP बन गया तो मैंने उसको डिग्रेड करना शुरू किया। जरी बात है, कोई न्यूक्लियोटाइड जब डिग्रेड होगा तो उसमें न्यूक्लियोसिडेज इस्तेमाल होगा, AMP भी डिग्रेड हुआ, GMP भी डिग्रेड हुआ। अब यहाँ पर ये हाइपोजेंथाइन जब जेंथाइन में कन्वर्ट होता है, जोड़ों के दर्द की बात करने वाले हैं, यहाँ पर जेंथाइन ऑक्सीडेज इस्तेमाल होता है। यूरिक एसिड गाउट काउज करता होता है। अब देखना, जो हमारा एलोपुरिनोल एक ड्रग है जो कि जेंथाइन ऑक्सीडेज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट रखती है। ठीक हो गया, यानी कि इस तरह वो जोड़ों के दर्द को फ़ायदा देती है एलोपुरिनोल। अब ये मैंने दोबारा से एक एरो डाला यहाँ की तरफ। अब आप ये देखें यहाँ की तरफ क्या होता है, यहाँ पे असल में ना एनालॉग्स आ जाते हैं, कुछ ड्रग्स जिनका नाम होता है पैब एनालॉग्स और फॉलिक एसिड एनालॉग्स, जो कि यहाँ पर जाके एंजाइम्स के साथ या सबस्ट्रेट के साथ मिल जुला के वहाँ से फिर आगे रिएक्शन को आगे कैरी ऑन नहीं होने देते, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये अब मज़ीद जो है हमने ये एडिनोसाइन जो एनोजीन में कन्वर्ट हो रहा है, ज़ाहिर बात है एडिनोसाइन डीएमाइनेज की डिफिशिएंसी हो जाए, यहाँ पर हो सकता है ये बीमारी। अच्छा, ये आखिरी मैकोफिलोनिक एसिड, ये ना ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है मैकोफिलोनिक एसिड, जो कि IMP डेटोजेनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है। शायद इधर एक और चीज़ हमने बतानी, अच्छा ये AMP IMP में वापस भी कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, ये यहाँ पर हमने एक बताना है कि जिस तरह ये ग्वानीन जो है GMP में कन्वर्ट हो रहा है, एडिनिन जो है वो MP में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखें, ये जब हाइपोजेंथीन जेंथाइन IMP में कन्वर्ट हो रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास लेस नहन सिंड्रोम काज होता है। ये एक आपको मेन बात बतानी थी। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं जी आगे पैरामिडीन सिंथेसिस की जानिब। लेस्टनहन सिंड्रोम दोबारा से याद रख लें, हाइपोजेंथाइन जब कन्वर्ट हो रहा होता है IMP में, अगर उसके अंदर जो हमारा एंजाइम है वो ना सपोर्ट कर रहा हो तो जिसकी वजह से लेस्टनहन सिंड्रोम जो है वो काज कर दिया जाता है। और उसमें आप देखें कभी लिप्स में लेजन वगैरह भी पाई जाती हैं, और इस तरीके से उसके जो सिम्टम्स वगैरह है ना वो फिर इंशाल्लाह आखिर में डिस्कस करेंगे, उसमें वही हाइपरयूरेमिया वगैरह वो सब कुछ हो जाता होता है। पैरामिडीन सेंसिस, पहले हमने पायोरीन सेंसिस बात की, अब हम पैरामिडीन की तरफ आ गए। पैरामिडीन की तरफ बात करूं तो अब ये देखें ग्लूटामाइन है, ठीक है। अब इसको पहले मैंने कन्वर्ट किया कार्बोअमाइल फॉस्फेट, एक हमारा एंजाइम होता है यहाँ पे जिसको हम नाम देते होते हैं ना, यानी कि जिसकी एक्टिविटी उधर यूरिया साइकिल में भी होती है, लेकिन इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल भी करते होते हैं। यानी कि मुराद ये है कि वो यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है और वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ वाली जो एक्टिविटी है उसकी वो सिंथेसिस 1 होती है। यहाँ पर है कार्बो अमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 2, कार्बो अमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 2 एंजाइम, जो कि इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से आगे चलते जाएं, कार्बो अमाइल आस्पार्टेट,
ये देखें अभी हम कर कह रहे हैं, हम पैरिमिडीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। ये ग्लूटामाइन आया, ग्लूटामाइन ने क्या किया, सबसे पहले वो कार्बोअमाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ अंडर डिपेंडेंस ऑफ कार्बोअमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 2। अच्छा, उसके बाद वो एस्पार्टेट में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे एक लफ्ज़ याद रखने, डाईओरोटोरेट, डाईहाइड्रो ओरोटेट। ये तो चले अभी आगे आगे जाके जो है ना वो आएगा ओरोट्रेट। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली ओएमपी में। ये आपने सिंपली बात याद रखनी है यहाँ के ऊपर। अब ये देखें आगे जाके यूएमपी में कन्वर्ट हो जाता होता है, और यूरिडाइन 5 मोनोफॉस्फेट या ओरिटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, और ये आपकी होगी पैरिमिडीन की सिंथेसिस। अब इसके अंदर अब आप क्या चीज़ याद रखेंगे, सिंपली आप इतनी याद रखें कि ग्लूटामीन है ना, उसने एक स्पेशल एंजाइम आपने याद रखना है, क्योंकि ये वो एंजाइम है जिसको ये तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 2 है ना, एक होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 जो कि यूरिया साइकिल में। एक तो ये मेन क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 एंड 2, ठीक है, कि भाई एक यूरिया में इस्तेमाल हो रहा होता है और एक जो है हमारे पास पैरामिडीन सिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहा होता है। ज़ाहिर बात है फिर एक साइटोसोलर एक माइटोकॉन्ड्रिया में इस्तेमाल होगा। अच्छा, यहाँ पर अब मेन जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ओरोटेट है, यानी कि कार्बोअमाइल आगे जाके फिर एस्पार्टेट वाले में कन्वर्ट हो गया, डाईहाइड्रोरोटेट में कन्वर्ट, ओरोटेट में कन्वर्ट किया, ओएमपी कन्वर्ट हो गया, आखिर में जाके फिर यूएमपी, दैट्स द एंड। अब यहाँ पर आप देखें मुख्तलिफ जो इंजाइम्स हैं उनके भी साथ साथ जो है वो नाम लिख दिए हैं, ओरोटेट, फॉस्फोराइबोजाइल, ट्रांसफेरेट और ओएमपी डी कार्बोक्सिलेज। ये वाला मैंने लिखा ना ओएमपी डी कार्बोक्सिलेज है, ठीक हो गया। अब इनको मैंने लिखने का मकसद क्या है, सिंपली सी बात है, अगर ये एंजाइम्स नहीं पाए जाएंगे तो ओरोटिक एसिड यूरिया, दैट्स द एंड। इसमें कोई इतनी बड़ी फिलॉसफी वाली बात नहीं। ये देखें मैंने लिख दिया कार्बोमाइल ट्रांसफरेज सिंथेसिस 2, सॉरी मैं चल कार्बोमाइल फॉस्फेट बार बार कहता रहा, कार्बोमाइल ट्रांसफरेज, सॉरी नहीं शायद मैं पहले ठीक कहता रहा, अब ये गलत लिखा आ रहा है कार्बोअमाइल। यहाँ पर करेक्शन भी कर देते हैं, कार्बोअमाइल ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पर हमारे पास फॉस्फेटेज, ये वाली जो चीज़ है ये फॉस्फेटेज यहाँ पर आता होता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, आगे जाने देते हैं, चलें जी। अच्छा, इसके ऊपर मैंने लिखा कि एटीपी इसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है और यूटीपी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, ये बात भी याद रखिएगा। ये चले आ ही गया, कार्बोअमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 एंड 2, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और ये पैरामिडीन सिंथेसिस में होता है, और ये वाला जो है इंसाइटोसोल इन्वॉल्व इन द यूरिया साइकिल। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ भी गलत हो रही है कि ये जो CPS1 है, ये वाला जो एंजाइम है ये हमारे पास पैरामिडीन सिंथेसिस के अंदर नहीं पाया जाता, बल्कि वेट अ सेकंड, यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही है, CPS2 पाया जाता है जी, बिल्कुल यहाँ पर मैं करेक्ट था, ये थोड़ी सी यहाँ पर गलती जो है वो महसूस हो रही है। यहाँ पर आपने इसको 1 नहीं, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर जो है वो हमारे पास 1 आएगा, और दूसरी बात यहाँ पर हमारे पास फॉस्फेटेज वाली बात आएगी, ठीक हो गया। यानी कि जो CPS2 है हमारा वो पैरामिडीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और साथ में ये साइटोसोल में ये वाली चीज़ प्रेजेंट होती है, ये साइटोसोल में ये होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये सारा असल में थोड़ा सा ये इशू बन गया इस चीज़ का। आप इतना याद रखें कि जो हमारा CPS2 है वो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है और पैरामिडीन की सिंथेसिस में, और जो CPS1 है वो माइटोकॉन्ड्रिया में इन्वॉल्व होता है और यूरिया साइकिल में। होप सो इट क्लियर। अच्छा, आगे जाने देते हैं। पैरामिडीन डिग्रेडेशन जो है वो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनाती है अलॉन्ग विद NH3CO2, ये सिंपल सी बात थी, ये साथ ही डिग्रेडेशन की लिख दी। अच्छा, फैटी एसाइल COS सिंथेसिस, बहुत इजी सी बात है। देखें ये हमारे पास ना फैटी एसिड सिंथेसिस है, ये एसिटाइल मैंने पहले ही जोड़ दिया इसके साथ। अब ये आगे मेलोनाइल आ जाएगा, अब मेलोनाइल आ जाएगा तो अब देखें किस तरीके से वो नीचे जो है वो जुड़ जाएगा। अब ऊपर से जो एसिटाइल है वो नीचे जाके मेलोनाइल के साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर एक ओ, C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास बन गया।
ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि फैटी एसिड की सिंथेसिस कैसी होती है। फैटी एसिड की सिंथेसिस असल में फैटी एसिड सिंथेसिस एंजाइम है जो करवाता होता है। वो पहले अपने पास एक छोटा डालता है एसिटाइल CoA, फिर उसके बाद मेलोनाइल डालता है, फिर उनको कंबाइन करता है, फिर उनके जो बॉन्ड्स हैं उनके दरमियान एक किस्म के कीड़े निकालता है। मिसाल के तौर पर अब ये C डबल बॉन्ड O है ना, अभी देखिएगा ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे सारी बात है, रिडक्शन हो रही है ना, रिडक्टेज एंजाइम यहाँ इन्वॉल्व होएगा। इसी तरीके से अब ये देखना, ये हमने जाके इसको कन्वर्ट कर दिया डबल बॉन्ड, इसका मतलब डबल बॉन्ड है, दो एरो जो हमने यहाँ पे डाले हैं इसका मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना दिया इसने। अब यहाँ पे आगे जाके डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाएगी और ये तो आपका अच्छा खासा ब्यूटारियल बन गया, ब्यूटारियल CoA। ये इस तरीके से आपकी फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। पहले एसिटाइल डलता है, फिर मेलोनाइल डलता है, एसिटाइल मेलोनाइल में फिक्स होता है, फिर उसके बाद एक रिडक्टेज एक्टिविटी होती है, हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी होती है, डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी होती है। यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी आ गई, रिडक्टेज एक्टिविटी आ गई, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी आ गई, और यहाँ पर जाके सॉरी हाइड्रोक्सिलेज नहीं डीहाइड्रोक्सिलेज, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल दिया ये तभी तो डबल बॉन्ड बना, और यहाँ पर आखिर में डीहाइड्रोजनेज एक्टिविटी आ गई। वीडियो के शुरुआत में मैं ये बोलना शायद भूल गया कि चूँकि मैं भी इस तरह आप सबको गाइड कर रहा हूँ तो इसमें मेरे से भी गलती हो सकती है। जिस तरह पीछे CPS वाली जब मैंने चीज़ देखी तो वो वाकई में स्क्रीन में गलत लिखी थी, वो मैंने करेक्ट कराई, और इसी तरह से कार्बोअमाइल का जो नाम गलत लिखा था वो भी करेक्ट कराया। तो ये इंसान क्योंकि गलती करता रहता है तो इसको लाजमी देखिएगा कि हमारी तरफ से पॉजिटिव वे में ही लेके जाइएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन और कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन की जानिब। इसमें अब हमने क्या करना है, फैटी एसिड की तरफ जाते हैं। पहले फैटी एसिड देखें, ये आपके सामने एक आ गया फैटी एसाइल CoA, यानी कि फैटी एसिड है ना। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, मैंने इसमें क्या किया है, ओह अच्छा, इसको इन ऑयल में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, फिर बताना चाहिए ना, डबल बॉन्ड भी तो लग गया। मतलब ये है कि भाई यहाँ पर इन ऑयल जो है वो हमारे पास CoA बन गया, मतलब कोई ना कोई यहाँ से चक्कर हुआ है कि डबल बॉन्ड बन गया। अच्छा जी, आगे जाके हमारे पास ओहो, अच्छा इसका मतलब पानी की एडिशन हो गया, हाइड्रोक्सी एसाइल, ठीक। आगे जाके अच्छा, तो उसको भी अब आपने मज़ीद जो है वो हाइड्रोजन निकाल दिया, कोई ऑक्सीडेज टाइप एक्टिविटी की आपने। अच्छा, अब यहाँ पर जाकर इसको आप तोड़ रहे हैं दो चीज़ों में, एसिटाइल CoA और फैटी एसाइल CoA, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो किस तरह होती है कि आप सिंपल ये बात याद रखें, जो बीटा कार्बन होएगा उधर से आपने शुरुआत करनी होती है। ये तो आपका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब यहाँ से सारी शुरुआत होगी, जारी बात है, ये वाला जो आपका कार्बन है ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया। बीटा कार्बन के ऊपर सारे के सारे मामलात होते हैं, कभी वो डबल बॉन्ड बनेगा, फिर OH बनेगा, फिर O बनेगा, और आखिर में जाके वो फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। मुराद ये है कि वो दोबारा से एसिटाइल CoA बन जाएगा। अब ये देखें ना, ये क्या चीज़ है, ये किस में काम आएगी, ग्लाइकोलाइसिस में काम आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस कह रहा हूँ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट आएगी, यूज़ आएगी ना इसका। तो ये है बीटा ऑक्सीडेशन। सिंपली आपने ये नाम याद रखना है, फैटी एसाइल, एनोआइल, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल, 3 कीटो एसाइल, ठीक हो गया। और ये देख लें साथ में NADH2 और FADH2 किस तरीके से बन रहे हैं, माजरत गन को ज़्यादा ही बन गया। कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन, अब ये बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के बाद मैं कीटोन बॉडीज की तरफ जा रहा हूँ। इसमें देखें एसिटाइल CoA था, एक फैटी एसाइल था, ये दोनों बेचारे मिले, इन्होंने बनाया एसिटो एसिटाइल। ये बेचारा आगे गया, इसको एक और यार मिल गया, तो उसने जाके HMG बना दिया, इसने फिर HMG वाले से एक निकल गया तो एसिटो एसिटेट बन गया। मुराद ये है कि एसिटो एसिटाइल के साथ एक और एसिटाइल मिला था, लेकिन वो फिर बिछड़ गया, बिछड़ने के बाद फिर उसने एसिटो एसिटेट बना दिया। अच्छा, यहाँ पर ये बातें आपको इसी तरह समझाएंगे तो समझ आएगी फिर अच्छा, आगे एसीटोन बच गया और एक हमारे पास डीऑक्सी बिट्रेट। अब एक बात याद रखें, ये सब कुछ लिवर में बन गया, ये जो साथ में मैंने HMG सिंथेसिस भी नाम दे दिया एंजाइम्स की, यहाँ पे लाइएज भी नाम दे दिया, यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजनेज भी नाम दे दिया। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, एसीटोन वापस जाके एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो रही है। मुराद क्या है इस चीज़ की, मुराद ये है कि भाई लिवर के अंदर तो ये सारी चीज़ें पैदा हुई, इन्होंने ये सारी चीज़ें ये ट्रांसपोर्ट हुई 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन मसल के अंदर,
और वहाँ से फिर ये वापस चालू होते होते एसिटाइल CoA तक पहुँच गई। अब ये एसिटाइल CoA क्या करेगा, ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में शामिल हो जाएगा, और जब उधर शामिल होएगा तो फिर ये क्या प्रोवाइड करेगा, ATP टू द मसल्स। ठीक हो गया, ये हमारी कीटोन बॉडीज के हवाले से। अच्छा, एक और बात याद रखें कि यहाँ पर ना मैंने अभी इस स्लाइड से पहले सिंथेसिस की बात की थी, तो फैटी एसाइल को ना माइटोकॉन्ड्रिया में आने के लिए भी ना कार्निटाइन पैल्मिटाइल उनकी ट्रांसफरेज वाली जो होती है ना हमारी, उनकी ज़रूरत पड़ती है कम्प्लेक्सेस की। अब ये देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया में अगर मैं आपको शो करूँ ना, ये जहाँ CPT1 लिखा है कार्निटाइन पैल्मिटाइल ट्रांसफरेज 1, और ये CPT2 लिखा है, CPT2 वाली इनर है, CPT1 वाली आउटर है, माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन की बात करूँ। अब ये फैटी एसाइल है, इसने अंदर जाना है, अंदर जाने के लिए तो चला गया, यहाँ पे ये कार्निटाइन के साथ मिला, कार्निटाइन ने क्या किया, फैटी एसाइल को लिया और CoA को छोड़ा, ये जो अंदर ले गया इसको, और अंदर भी CP2 की प्रेजेंस में इसने फिर दोनों अब खुद अलग हो गई और फैटी एसाइल को CO के साथ जोड़ के अलग कर दिया। ये थोड़ी सी मेन बात, ये क्वेश्चन आ जाता होता है, हाउ फैटी एसिड इज ट्रांसफर टू द इनर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें आपने सारी बात समझ ली। बीटा ऑक्सीडेशन में कोई ज़्यादा रोले शोले की बात नहीं है, सिंपल याद रखें, इसके साथ वाला अल्फा, इसके साथ वाला बीटा, और बीटा के ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डबल बॉन्ड देना है, उसके बाद आपने इसको OH देना है, उसके बाद आपने इसको O देना है, और आखिर में जाके तोड़ देना है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्लासिफिकेशन, वाह ब्यूटीफुल टॉपिक। अब ये एक लाइन मैंने लिखी है, पाल्मिटाइल, सिराइन, फैटी एसाइल, फॉस्फेटिडाइल कोलाइन। अब इसके ऊपर मैं कुछ ना फार्मूले लगाने वाला हूँ। अगर पाल्मिटाइल और सिराइन को कंबाइन करूँ ना तो ये स्फिंजोसाइन बनता है। अगर मैं साथ फैटी एसाइल भी मिला लूँ ना तो ये सीरामाइड बनता है। अगर मैं सिर्फ फॉस्फेटिडाइल कोलाइन को लूँ ना तो ये ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड बनता है। और अगर मैं सारे को लूँ ना तो स्फिंजोमाइलिन या फॉस्फोस्फिंजोलिपिड बनता है। अच्छा, ये तो मैंने थोड़ी सी आपको स्ट्रक्चर टाइप चीज़ बताई। ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स ये थोड़े से ना स्फिंजो वाले से और ग्लाइसरो वाले से ना अलग होते हैं। असल में इनकी जो बैक बोन है ना, इसकी ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड की, इस वाले की ग्लाइसरोल होती है, इसमें स्फिंजोसाइन होती है, जैसे ये है। अच्छा, इसमें ना पता है क्या, ये जो ग्लाइको वाले जो है ना, ये थोड़े से अलग होते हैं। किस तरह, इनके साथ असल में अटैच होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है वो पोलर हेड फिर बनाने में ना ये आसानी देते हैं। अच्छा, अब इनकी दो टाइप्स होती हैं, न्यूट्रल और एसिडिक। न्यूट्रल में आ जाता है हमारे पास सिरोबिरोसाइड्स, एसिडिक में आ जाता है गैंग्लियोसाइड सल्फेटाइड्स। ये ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड को थोड़ा सा मैं ना ये मेंशन कर रहा हूँ। अभी देखना, ये सारा आपके सामने ये देख लें, फॉस्फेटाइडिक एसिड है, साथ में ये कोई भी आप अल्कोहल लगा दें। फॉस्फेटाइडिक एसिड ऐसी होता है ना कि 3 कार्बन एटम है, उनके साथ ये फैटी एसाइल ग्रुप्स लगे हैं, और आखिरी वाले में जो है वो फॉस्फेट लग गया। फॉस्फेट के साथ जब ये लग जाएगा तो ये फिर ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। अच्छा, इसी का नाम तो ग्लाइसरोल है, और बाकी इस पूरे का नाम फॉस्फेटाइडिक एसिड है। अब देखें, अगर इस वाले में ना, अगर पहले वाले कार्बन वाले का इशू हो जाए ना, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोलाइपेज A1 एंजाइम। यहाँ पर इसको तोड़, यानी कि इसको तोड़ना है तो फॉस्फोलाइपेज A1 तोड़ेगा। अगर दूसरे वाले को तोड़ना है फॉस्फोलाइपेज A2 तोड़ेगा। अगर इस नीचे वाले को तोड़ना है फॉस्फेट वाले को तो फॉस्फोलाइपेज C तोड़ेगा, और इससे अगले वाले को तोड़ना है फॉस्फोलाइपेज D तोड़ेगा। यार इसमें कोई मुश्किल बात है। अच्छा, आगे चलते हैं। ओए होए, देखें, मैंने ना आपको सबसे पहले डिजीज़ के बारे में जब बताया था ना, तो मैं आपको ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स की तरफ लेके जाता हूँ। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स को जब हम पढ़ रहे थे, मैंने एक आपको ISU नाम याद करवाया था। मैंने कहा था ये आप याद कर लो, फिर आपने सल्फेट ही तोड़ना है, फिर अंदर से चीज़ें ही निकालते रहना है, तो सिंपली आपके लिए आसानी होएगी कि आप जो है इसको डिस्कस कर सकेंगे। इसमें भी ऐसे ही मैंने कोई काम देखे ना, उसकी एक की वजह से सारी हमें डिजीज़ भी कुछ मालूम हो गई, कुछ हमें रिएक्शंस का भी पता चल गया। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ये मेरे सामने एक गैंग्लियोसाइड है। गैंग्लियोसाइड क्या होता है, कम ऑन, एसिडिक ग्लाइकोसफिंजोलिपिड। गुड। अच्छा, अब इसके अंदर ग्लैक्टोज है, एनेस्टाग्लैक्टोसमाइन है, ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, सिरामाइड है, नाना। नाना जो होता है ना, ये भी हमारे पास एसिडिक में आ जाता होता है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो मेन चीज़ है, मैं बिल्कुल गहराई में नहीं जा रहा, ठीक है ना, ये एन एसिटाइल न्यूरोमेरिक एसिड मैं किसी के अंदर भी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या, देखें, अगर
यहाँ पर आपने ग्लैक्टोज को हटाना है, तो इसके लिए एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसिड, देखें मैंने पहले ही कहा था जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक एंजाइम है। अगर आपने इसको हटाना है एनासिटाइल को, तो देखें बीटा हेक्सोमिनिडेज है, और अगर आपने इस नानो को हटाना है ना तो न्यूरोमाइनिडेज है। अच्छा, ये 3 एंजाइम तो ये हो गए। अब ये चीज़ बच गई आपकी ग्लैक्टोज ग्लूकोज सेरेमाइड, इसको बचा के रखें, तो बचा के ना रखे से तेरा है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। इकबाल तो हर जगह पाया जाएगा। ग्लोबोसाइड, ग्लोबोसाइड में एन एसिटाइल, असल में इकबाल को पढ़ने के लिए भी गैरत चाहिए होती है ना, तो इसलिए शेर पढ़ते पढ़ते रुक गया। अल्लाह पाक सबको गैरत अता फरमाए, दीन हक की खातिर खड़े होने की, आमीन। ग्लोबोसाइड, अच्छा ग्लोबोसाइड ये पूरा का पूरा आपके सामने ग्लोबोसाइड है। अब वही बात यार, ये वही है ना, ये वाली चीज़ क्या ये वाली नहीं है, तो वही इंजाइम नहीं इस्तेमाल होएगा। अच्छा, यहाँ पर हम जो है ना तोड़ रहे हैं ग्लैक्टोज को। अब देखिएगा ये जो एंजाइम है ना, ये थोड़े से आगे पीछे हुए हैं। ये वाला यहाँ आता है, ये वाला यहाँ आता है, ये भी एक गलती है इसके अंदर, ये बात याद रखिएगा। ग्लैक्टोज के लिए वही इस्तेमाल होता है ग्लैक्टोसिडेज, और इसके लिए यही इस्तेमाल होता है हेक्सोमेनिडेज। ठीक हो गया, आगे जाते हैं। ये दोबारा चीज़ बच गई, देखें इधर भी यही चीज़ बची, इधर भी यही चीज़ बची, क्यों ना इनको कंबाइन करने, फिर चलो कंबाइन कर दिया। अब अगर इसको ग्लैक्टोज को निकालना है वही बीटा ग्लैक्टोसिडेज, अगर ग्लूकोज निकालना है तो बीटा ग्लूकोसिडेज। अच्छा, ओहो सल्फेटेट आ गया। सल्फेटाइड साहब जो हैं ये भी हमारे पास एसिडिक ग्लाइकोसफेंजोलिपिड में आते हैं, ये भी डायरेक्ट सेरेमाइड में कन्वर्ट होते हैं। दो एंजाइम्स है, राइल सल्फेटेज और ये हमारे पास ग्लैक्टोसिडेज वाला, दो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। सिफिंजोमाइलिन भी सेरेमाइड में कन्वर्ट होता है सिफिंजोमाइलिनेज की प्रेजेंस में। अब सेरेमाइड बेचारा आगे जाके सिर्फ सिरेमिडेज की प्रेजेंस में सिफिंजोसाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें ना, वो जो बनाया था उसको तोड़ के हमने सिफिंजोसाइन में पहुंचा दिया कि नहीं। सेरेमाइड याद है ना, अभी पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया कि वो क्या चीज़ होती है। जब मैं पाल्मिटाइल और सिराइन और अगर मैंने कहा था फैटी एसाइल मिल जाए तो सेरेमाइड होता है। अच्छा, अब जहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसिडेज था वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर इशू हो जाए इंजाइम ना प्रेजेंट हो, तो फिर GM1 गैंग्लियोसाइड। अगर यहाँ पर जो दूसरा बीटा हेक्सोमिनिडेज मैंने तोड़ा था, टेसेक डिजीज़। अगर जहाँ पर ये बीटा ग्लूकोसिडेज मैंने इस्तेमाल किया था, मोस्ट कॉमन डिजीज़ है गॉचिस डिजीज़। ये देखें ग्लूकोज अगर ना टूटे इस वाली साइड से, इसी की तरह अगर ये यहाँ पर आ जाए, ये हेक्सोमाइनिडेज वाला अगर ये ना टूटे तो सैंडहॉफ्स डिजीज़। अब एक बात याद रखें, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पर भी यही एनासिटाइल है, structure are different. This is ganglioside, this is globoside dear. This is the acidic one and this is the neutral one. Diseases इनकी अपनी अपनी मिक्स ना कर देना। सैंडहॉफ्स डिजीज़ आगे, अगर इस ये ग्लैक्टोज ना जाए, फैब्रीज डिजीज़, ये भी एक फैब्रीज डिजीज़, पता नहीं इतनी फलती है किस से। अच्छा, क्रैबी डिजीज़, ये देखें अराइल सल्फेटेज अगर डिफिशेंट हो गया, क्रैबी डिजीज़। ये लें मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, अगर बीटा ग्लैक्टोसिडेज यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। अगली डिजीज़ ये सीरामिडेज अगर नहीं हो पाता तो फार्बर्स डिजीज़। ये सिफिंजोमेलिनेज अगर नहीं हो पाता, ये आपने नेमन पिक डिजीज़ पढ़ी है ना काफ़ी दफ़ा। अच्छा, ये सारी की सारी डिजीज़ थी ब्रो। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि भाई मैं टेसेक को कैसे याद रखूँगा, मैं सैंडऑफ को कैसे याद रखूँगा, मैं क्रैबी को कैसे याद रखूँगा। परेशान ना हो, अभी मैंने इस वेबसाइट इस सेशन के आखिर में एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की हुई है कि किसी भी डिजीज़ को पढ़ने के लिए 2-3 पॉइंट्स याद रखें, वो आपको फिर फ़ायदा देंगे। यार देखें ना, ये सारी की सारी जब लिपिडी चीज़ें हैं तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वही पैटोसिपिलियन में गैली गाज करा देंगे, या फिर वो नोड्यूल्स टाइप चीज़ें बना देंगे। यहाँ पे इसी तरह की होंगी। आगे चलते हैं। अच्छा, यूरिया साइकिल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकिल, बस ठीक है इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एक ही दफ़ा आती है। अच्छा, ये मैंने ना सबसे पहले बनाया, ये टिश्यू हो गया, ये लिवर हो गया, ये मसल हो गई, अल्फा कीटोग्लूटरेट और ये ग्लूटामेट। अब ज़रा देखते हैं कहानी। ग्लूटामेट कन्वर्ट हो रहा है अल्फा कीटोग्लूटरेट में, पायरोवेट कन्वर्ट हो रहा है एलानिन में। बस ये चीज़ याद रख लें आप, लिवर के अंदर ये फार्मूला याद रख लें आप। अब ग्लूटामेट को कौन देगा, ग्लूटामेन ही देगा ना, ठीक है। ग्लूटामेट को ग्लूटामेट ही दे रहा है NH3 की प्रेजेंस में ग्लूटामेन बनाकर।
पायरुवेट आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर दोबारा जाके पायरुवेट मसल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फिर आगे जाके एलानिन में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर उल्टा जो है वो ग्लूटामेट जो उधर हो रहा था कन्वर्ट यहीं अल्फा कीटोग्लूटारेट में, लेकिन अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर NH3 ले लें। अब एलानिन वापस जाके एलानिन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा यहाँ पे ना ये ग्लूकोज पायरुवेट साइकिल भी आ गया ना, ठीक है, ये लिवर ये एलानिन वापस जा रहा है यहाँ से। अगली कहानी क्या है, अब ये लिवर के बारे में है और ये साइटोसोल है। अच्छा, लिवर की माइटोकॉन्ड्रिया को हम मेंशन कर रहे हैं किसी तरीके से, और यहाँ पे साइटोसोल को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखना। ये लिवर का माइटोकॉन्ड्रिया, ये लिवर का ना साइटोसोल है। अब ये NH3 देखें ना कहाँ से बांध रहा है, ये जब ग्लूटामेट ऑब्वियसली ग्लूटामेट में कन्वर्ट होएगा तो NH3 तो देगा, और ग्लूटामेट जब अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा तो मजीद NH3 देगा, और यही NH3 अब इस्तेमाल होने जा रहा है। किस तरह? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर, ये कार्बोमाइल फॉस्फेट, दिस इज द थिंग आई वांट टू टेल यू। याद करें कार्बोमाइल फॉस्फेट वाला जो था हमने सिंथेसिस जो हमने पीछे जो पढ़ा था वो कौन सा था, वो 2 था। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 वाला। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में जी, एल और निथाइन के साथ मिलके एल सिट्रोलिन में। एल सिट्रोलिन साहब अब साइटोसोल में पहुंच गए हैं, यहाँ पर वो आस्पार्टेट के साथ मिलकर अर्जिनोस आस्पार्टेट बना देंगे, और ये आगे जाके एल अर्जिनाइन बना देंगे। एल अर्जिनाइन से यहाँ से यूरिया निकलेगा और ये वापस एल और निथाइन बन के वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर एक फ्यूमरेट भी निकल रहे हैं, लेकिन ये वापस आएगा अभी देखना मैलेट में क्या करके। अच्छा हाइड्रोलेशन करके ये मैलेट जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सैलोएसिटेट में, और यहाँ पे अमाइनो ट्रांसफरेज एक्टिविटी ट्रांसअमाइनेशन के साथ वेल एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो गया। क्या इसमें मुश्किल है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और निथाइन आर्जिनाइन साइकिल भी कहते हैं ना, वजह ये होती है कि यहाँ पर हमारा जो यूरिया निकल रहा है ना वो यहाँ ही निकल रहा है ना, इन दोनों के दरमियान। यार क्या मुश्किल था इसमें, सिंपली आपको मैंने ये वाली जो साइड है ना, ये वाली, ये तो यूरिया साइकिल नहीं, यहाँ से यूरिया साइकिल स्टार्ट होता है, परेशान न हो। सिंपली 2 चीज़ें मिली, उन्होंने कार्बोमाइल बना दी। यार एक कार्बन था, एक अमोनिया टाइप चीज़ थी, तो कार्बोमाइल बन गया। उसने ऑर्निथाइन के साथ मिलकर सिट्रोलिन बना दिया, OC। अच्छा सिट्रोलिन एस्पार्टेट के साथ मिलकर अर्जिनो एस्पार्टेट बना दिया, कोई मुश्किल। उसने आगे जाके फ्यूमरेट दे दिया और खुद आला अर्जिनाइन में कन्वर्ट हो गया। अब ये बेचारा यूरिया ही निकाल के अब आगे जाएगा, समझ आ रही है। ये थी हमारी यूरिया साइकिल, और इसमें ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस हो जाए फिर आपको पता है ना इसका कितने बड़े इश्यूज जो हैं वो काज की जाते हैं। डेट्स व्हाट एंड ऑफ यूरिया साइकिल। अब आगे हमारी आ रही है क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट डिजीजेस। क्यों नहीं, वो याद है मैंने आपको कहा था, अभी देंगे फार्बर डिजीज, नेमनपिक, फेब्रिस, सैंडहॉर्स, क्रैबी, मेटाक्रोमेटिक, गाउचर, मोस्ट कॉमन गाउचर। टेस्ट तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। मैक्यूला पता है ना किसको कहते हैं, वो जो हमारी आई के अंदर जो है फोविया और मैक्यूला पाया जाता होता है ऑप्टिक डिस्क के साथ। अच्छा जियामन गैंग्लियोसाइट, एरोजिनिमिया, एल्केप्टोनूरिया, होमोसिस्टिनूरिया, एल्बिनिज्म। देखें एल्बिनिज्म का ये स्किन कैंसर मैंने आपको बताया था शुरू में, ये MCQs भी आ सकता है कि कौन सी डिजीज़ में स्किन कैंसर बढ़ जाता होता है चांस। मार्पल सिरप, अच्छा फिनाइलकेटोनूरिया, मैटरनल पीकियो सिंड्रोम, इसकी भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी चीज़ें। ये कंजेंशियल हार्ट डिजीज़ लिखी हुई है, माजरत वो आप खुद ही फिर देख लेना, मैं सारी PDF शेयर कर दूंगा। हमारे पास हाँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैंने इस सेशन में कोशिश की है कि बायोकेमिस्ट्री की कुछ चीज़ें कवर कर सकूं। बीच में 1-2 गलतियां जो निकली थी वो मैंने आपको उसी वक्त करेक्ट करवा दी। कोशिश तो काफ़ी की कि पूरी बायोकेमिस्ट्री को किसी तरीके से कवर कर सकूं। ये एक आखिरी टॉपिक है, इस पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इनके सवालात बड़े जो है ना वो ट्विस्टिंग होते हैं। तो आए ज़रा हम एक अपना फार्मूला, लबैक वालों का फार्मूला इस्तेमाल करके चेक करते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि कामयाबी हो। अच्छा इसमें अब आपको ना यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि भाई ये PCO2 है, ये HCO3 है, ये pH है। ये मतलब पता है क्या इसका? इसका मतलब है कि PCO2 जब भी कहीं आएगा तो वो रेस्पिरेटरी आपने काउंट करना है। HCO3 कहीं भी लिखा है तो उसको आपने मेटाबॉलिक काउंट करना है। pH 7.4 से बढ़ गई तो वो बेसिक है, pH 7.4 से कम होगी तो एसिडिक है। अब ज़रा गौर से बात सुने, मैंने एक फार्मूला बनाया है।
पीएच PCO2 के इनवर्स रिलेशन है, pH HCO3 के डायरेक्ट रिलेशन है। अब मेरी बात सुने, ये जरा पढ़ें। द रिलेशन दैट इज फॉलोड विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट रिलेशन। मिसाल के तौर पे आपने एक क्वेश्चन देखा, उसके अंदर आपने PCO2 को देखा, वो अपने नॉर्मल लेवल से 40 से बढ़ा हुआ था। सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी होती है डेट इज द pH। नोट करें, सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है pH। pH आपको पता है 7.35 से 7.45 तक होती है। अब आपने ये देखना है कि अगर हमारी pH 7.45 से बढ़ी हुई है तो क्या pH के बढ़ने से PCO2 को कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? रिलेशन क्या है? इनवर्स। यानी कि जब भी pH बढ़ेगी तो PCO2 को कम होना चाहिए, और जब pH के बढ़ने से PCO2 कम होएगा तो इसका मतलब ये है कि भाई ये रिलेशन माना जा रहा है, और जो रिलेशन माना जाए विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट रिलेशन। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे पहली बात आपको बताई थी, कहीं पे PCO2 का रिलेशन अगर यकीनी हो गया कि PCO2 का जो रिलेशन है pH के, जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये बंद रहा है, तो यहाँ पे PCO2 को आपने क्या काउंट करना है, ये मैंने लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी काउंट करना है, बस दैट्स इट। इसी तरीके से अगर HCO3 का pH के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर pH के बढ़ने से HCO3 बढ़ रहा है तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, और जो रिलेशन हो जाए वो क्या होएगा, रिजल्ट होएगा। और जहां पे भी HCO3 लिखा उसको आपने क्या काउंट करना है, मेटाबॉलिक। दैट्स इट। अब हम थोड़े से सवालात करेंगे। pH की नॉर्मल वैल्यू पता है ना, 7.35 से लेकर 7.45, और उसकी भी नॉर्मल वैल्यू पता है ना, 40 होती है तकरीबन PCO2 की mmHg, और 22 से 25 तक मिलीमोल्स जो है वो तकरीबन उसकी होती है मोल्स पर लीटर, वो जो भी आगे यूनिट्स होते हैं इसकी HCO3 की। क्वेश्चंस देखें ज़रा। अच्छा, आपने पहली चीज़ देखनी है pH। देखें pH कितनी होनी चाहिए थी, 7.35 से लेकर 7.45, ये pH बढ़ी हुई है। जब भी pH बढ़ जाए ना, आपने बस ये क्या लिखा हुआ है, pH बढ़ जाए बेसिक। अच्छा, एक तो जवाब मिल गया भाई, ये जो भी है ना वो रेस्पिरेटरी है या वो मेटाबॉलिक है ये बेसिक अल्कलोसिस। ठीक है ना, बेसिक का मतलब ये अल्कलोसिस है ना, और एसिडिक का मतलब एसिडोसिस। अच्छा, पहली चीज आपने देखनी है, आपने ना दूसरा रिजल्ट बाद में, यानी कि एक होता है ना जिस तरह रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये जो एल्कलोसिस या एसिडोसिस वाला रिजल्ट है ये आपको पहले मिलेगा। यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया कि भाई ये एल्कलोसिस है। अच्छा, क्या पीएच के बढ़ने से PCO2 बढ़ा है? नहीं जी, पीएच की बढ़ी है ना तो PCO2 कम हो गया। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 40, तो कम हुआ है ना। इसका मतलब है कि ये रिलेशन हमारा दुरुस्त हो चुका है। अब हमने देखना है कहीं अगला रिलेशन HCO3 के साथ भी तो नहीं इसका मिल रहा। pH के बढ़ने से HCO3 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इट इज ए नॉर्मल अमाउंट। तो इसका मतलब है कि भाई एल्कोलोसिस तो आंसर था, कौन सा रिलेशन ट्रू हुआ, ये वाला ट्रू हुआ। तो मतलब जहां पे PSO वाला, जब ये वाला रिलेशन ट्रू हो जाए तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे PCO2, जब PCO2 लिखा उसको हम क्या काउंट करेंगे, रेस्पिरेटरी। इट इज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। एक बात, जब आपने आंसर निकाल ली, अब आपने आंसर निकाल लिया है, दूसरा वाला अब आपने किस तरह देखना है इसको, अब आपने HCO3 को किस तरह देखना है, आपने देखना है क्या ये अपनी नॉर्मल वैल्यू पे है, या उससे थोड़ा सा बड़ा है, या फिर उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। ये बिल्कुल भी नहीं बड़ा, अपनी नॉर्मल वैल्यू पे है, तो मतलब अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, मतलब रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो रही है और HCO3 से आपको फिक्र ही नहीं है कि मैं इसको कंपनसेट करूं कि ना करूं, ये अपनी नॉर्मल वैल्यू पे बैठे हुए हैं। इसका रिजल्ट देखें, रेस्पिरेटरी हमारे पास, सॉरी दोबारा यहाँ पे गलती निकली हुई है, यहाँ पर एल्कोलोसिस आता है, एल्कोलोसिस अनकंपनसेटेड। अच्छा, अगला जो है हम देखते हैं क्या सवाल है। अगले सवाल में जो पीएच है वो टोटली कम हो रही है, टोटली कम, तो मतलब एसिडोसिस, एसिडोसिस हो गया। अच्छा, अब क्या पीएच के कम होने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है? जी हाँ, पीएच अगर कम हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल बढ़ रही है। ये बात देखें जरा, तो इसका मतलब है ये वाला रिलेशन ट्रू हो गया, इनवर्स रिलेशन ट्रू हो गया। अब देखना है कहीं पीएच का इसके साथ तो नहीं रिलेशन मिल रहा। पीएच के कम होने से HCO3 बढ़ रहा है,
पहले तो आप ये देख लेना कि भाई इसका इसके साथ इनवर्स रिलेशन हो गया, पीएच का CO3 के साथ रिलेशन जो हमने लिखा था वो नहीं बन रहा, मतलब इसका आंसर मेटाबॉलिक नहीं है बल्कि जो रिलेशन बन रहा था जो ट्रू हुआ है वही आंसर है, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आंसर है। मगर अब आपने क्या देखना था, मैंने बताया जो आपने देख लिए उनको आप छोड़ दें, अब आप इसको देखें जो बच गया, क्या पीएच की वजह से, जिसकी भी वजह से ये बढ़ रहा है, ये कम है या थोड़ा बढ़ा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 22 से 25, ये बढ़ा है, ये अपनी वैल्यू से बढ़ा है, तो मतलब इसका आंसर है फुली कंपनसेटेड। चले यहाँ पे थोड़ी वैल्यू मैंने कम डाली, पार्शली हम तस्वर कर लेते हैं 28 को या 26-27 को तस्वर कर लेते हैं। मुराद ये है कि अगर ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल वैल्यू पे बैठी हुई है ना, आपने रिजल्ट निकाल लिया, तो फिर जो बच गई ना चीज, फिर आपने उसको देखना है कि वो अपनी नॉर्मल वैल्यू पे बैठी हुई है। अगर नॉर्मल वैल्यू पे बैठी हुई है तो उसका मतलब है कि वो हमारे पास अनकंपनसेटेड। अगर वो थोड़ी सी उठान लिया, थोड़ी सी उठान, तो पार्शली कंपनसेटेड, और अगर बहुत ले लिया तो फुली कंपनसेटेड। तो ये थी हमारी सारी की सारी सेशन, और मुझे जहाँ तक लगता है हम